इसका मैंने एक्सरसाइज नंबर, अब कोई बोलेगा नहीं बेटा, यहाँ देखो बहुत देर मजाक हो गई। 4.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो एग्जाम्पल फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया है आपको उसको सॉल्व करो। तो ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल 1 में जो क्वेश्चन दिया है उसको आप खुद सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1 देख लो कहाँ पर है, पेज नंबर 71, पेज नंबर 71 पे एग्जाम्पल 71 पे किसने बोला, पुरानी बुक पेज नंबर 39 में है नई बुक में। अब इसने इसको सॉल्व करने के लिए इसने कहा है ना, पहली वाली जो एक्सरसाइज की थी उसमें उसने इक्वेशन बनाने को कहा था, पर मैंने आपसे कहा था आप सॉल्व भी करेंगे। तो एग्जाम्पल में भी इक्वेशन बनाने के लिए था, तो आपको सॉल्व करना है, वो आप कर लेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड द नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। दो नंबर है, उनका सम क्या है 27 और प्रोडक्ट क्या है 182। मैंने आपको एक बात और बताई थी, जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे मैंने कहा उसको हम 2 वेरिएबल में बनाएंगे क्योंकि उसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े तो मैंने आपसे कहा है कि आपको एक वेरिएबल में बनानी है, ये ध्यान रखना है। आप एक्स और वाई दो नहीं ले लेंगे कि इसमें 2 नंबर दिए तो फट से एक्स और वाई 2 ले लिया और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 27 और एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 182 रख दिया और वो कभी भी जिंदगी में भी सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक ही वेरिएबल में बनाने, तो हम लिखेंगे लेट, पहले तो लिख दो सम ऑफ 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एक्सरसाइज नंबर 4.2 का। सम ऑफ 2 नंबर्स कितना है बोलो जरा, 27। तो अगर लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू, फर्स्ट नंबर अगर x है और दोनों नंबर का सम अगर 27 है तो सेकंड नंबर क्या होगा वेरी गुड, अब इतने स्मार्ट तो हो ही गए। 27 माइनस x, दोनों का जोड़ 27 है तो एक x है तो दूसरा 27 में से x को माइनस करके मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट कितना है 182। ठीक है, तो x और इंटू 27 माइनस x इक्वल्स टू 182। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का साइन लगाया है, लगाते नहीं है अलजेब्रा में जनरली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 27 माइनस x। इक्वेशन सीधी सी तब लगती है देखने में जब स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव हो और तीनों सीक्वेंस में हो, यानी पहले स्क्वायर वाला टर्म हो, फिर सिंगल वाला टर्म हो और उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट हो। तो इसको उधर ले जाते हैं, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा और ये तो जहाँ था वही है, उसी की साइड इसको ले गए तो ये प्लस में ही रहेगा इक्वल टू 0। अब आपको 182 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनको प्लस माइनस करके क्या आ जाए 27। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव मिलेंगे, वो चाहे जो वैल्यू आएगी ना, मान लो ये 10 और 20 कुछ भी आगे 2 वैल्यू आ गई इसमें, तो वो x की वैल्यू होगी। तो अगर x इक्वल्स टू 10 आ जाए, ठीक है, तो y दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 10 और x इक्वल्स टू जब 20 होगा तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 27। दोनों कंडीशन को आप बताएंगे, किसको बताएंगे दोनों कंडीशन को बताएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा 2 ही वैल्यू आएंगी, सिंगल तो कभी आएगी। x की कितनी वैल्यूज आएंगी 2। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले वाले क्वेश्चन में इसने खाली 2 नंबर्स कहा था, यहाँ पर 2 कॉन्सेक्यूटिव भी वर्ड यूज करा है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी करा है, यानी नंबर जो आएंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, दोनों लेने हैं जो। और कॉन्सेक्यूटिव मैंने कल भी बताया था एक के बाद एक, तो अगर एक x होगा तो दूसरा क्या होगा x प्लस। ठीक है, फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। जिनके स्क्वायर का सम 365 है। ध्यान रखना क्या कह रहा है, जिनके स्क्वायर का सम 365। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, इनके स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर कर दिया, इसका भी और इसका भी। इनके स्क्वायर का सम कितना है 365।
ए प्लस बी होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और प्लस 2x, और सीधा करके लिख लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 2 1 जा 2 के ऐसे टुकड़े ढूंढने हैं जिनका सम क्या हो 2। कैसा है बताओ? सही है ये? इसकी इक्वेशन बैठ रही है? गलती हुई है कहीं? किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ 365 भी है, ये 365 को इधर लाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। ये बनेगी इक्वेशन 182 के। आपको दो टुकड़े करने पड़ेंगे जिनको घटा के जोड़ के माइनस प्लस करके क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1 मिलेगा। तो ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि कभी हमसे भी हो जाते 365 छूट गया था और देखा आपने उसके बिना फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा था, ठीक है। अगला है द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राइट एंगल ट्राइंगल जानते हो सागर? अल्टीट्यूड किसको कहते हैं? हाइट। अल्टीट्यूड किसको कहते हैं? हाइट। तो ये कह रहा है द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। किससे 7 सेंटीमीटर लेस है? बेस। तो सबसे पहले बेस को सपोज करना पड़ेगा। इससे 7 लेस बने x माइनस 7, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड। अगर हाइपोटेनियस 13 है तो बाकी 2 साइड निकालिए। बाकी 2 साइड तभी निकलेगी जब x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तीनों में रिलेशन क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका। कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस। तो हम लिखेंगे बाय, ये सारी चीजें आप लिख लेंगे। लेट बेस इक्वल्स टू x, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्टीट्यूड इक्वल्स टू x माइनस 7 और हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 13। अब हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, ठीक है। कॉपी पे आपको पूरी तरीके से ही करना है। पता चला मेरी तरीके से कर दिया, शॉर्टकट मार दिया। तो मैंने बोला कि जैसे एक एग्जाम में हुआ तो था तुम्हारा बाय थ्योरम जो लिखना है, रेणु पांडे मैम ने नंबर ही नहीं दे दिया, है ना? तुम्हारे साथ हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 49 और ये क्या हो जाएगा 14x इक्वल टू 169, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये हो जाएगा प्लस 49 और माइनस 169। तो कितना बचेगा 120। 14x प्लस 120 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 इक्वल टू 0। तो 60 के ऐसे दो टुकड़े ढूंढ लेंगे जिनका सम माइनस घटा के जोड़ के 7 आए, ठीक है। 12 5 जा 60 होता है, 12 5 जा 60 और 12 में से 5 हटा दो तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 12 को नेगेटिव लेना पड़ेगा। कोई साइन का गड़बड़ हो गया है, माइनस आएगा। देखो मुझे कैसे पता चला कि मैच नहीं कर रहा था। प्लस का 60 लाना है तो फिर यहाँ माइनस का नहीं ला सकते, ठीक है। दोनों नहीं हो रहा था, सेटिंग नहीं बैठी थी, ये माइनस आएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो 12 को माइनस का लेंगे, 5 को प्लस का, तो मल्टीप्लाई करके माइनस 60 आ जाएगा और प्लस करके माइनस का 7 आ जाएगा। कर लेंगे ना। फैक्टराइजेशन नहीं करके बता रही क्योंकि वो आपको आता है ना। yes, ठीक है। अगला देखो 6th क्वेश्चन। A cottage industry produces a certain number of pottery articles, ठीक है, in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of articles. अब ये आपको कैसे समझ में आया? यहाँ देखो, कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बनाए जाते हैं किसी कंपनी में। किसी पर्टिकुलर डे में क्या हुआ, यहाँ तो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितने बने। अब जितने बने वो बिकते भी तो होंगे। मान लिया एक आर्टिकल 10 रुपए का बिकता है, तो 10 आर्टिकल बने तो कितने के हो गए 100 रुपए। तो दोनों अलग अलग चीजें, यहाँ पर है उनकी कॉस्ट और यहाँ पर है नंबर ऑफ आर्टिकल जितने बने। आप क्वेश्चन को समझिए, ये क्या कह रहा है? इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी खास दिन में,
दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच माने एक की, किसी एक आर्टिकल की जो कॉस्ट आई प्रोडक्शन की वॉज 3 more than the twice the number of article produces। तो जितने आर्टिकल बने, मान लिया x बने, उसका डबल ट्वाइस और उससे 3 ज्यादा, 3 more than the twice of the number article produces, 3 more than the twice of the number of article produces, number of article produces equals to x, twice of that is 2x and 3 more is 2x plus 3। तो ये कॉस्ट आई एक आर्टिकल की। अगर x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए तो एक की कॉस्ट कितने, ऐसे समझ लो अगर 10 आर्टिकल बने तो एक आर्टिकल की जो बिकने की कॉस्ट है वो 10 2 जा 20 प्लस 3 23 रुपीज। बात समझ आ रही है? तो अब हमें क्या करना है इसमें, if the total cost of production on that day is 90, ठीक है, find the number of article, x की वैल्यू निकाल रहे हो, टोटल पैसा कितना हुआ, ये किसकी कॉस्ट है, एक आर्टिकल की कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, और टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी सारे के सारे की, जितने हैं उसको एक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं होगा? अब लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल produces in any particular, मैं लिख रही हूँ particular day, नंबर लिखने की जगह नहीं, इक्वल टू x, ठीक है। Therefore cost of, according to the question, cost of 1 article, cost of इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 3। ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया, जो शर्त दी है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ दैट डे, टोटल कॉस्ट दैट डे, टोटल कॉस्ट ऑफ x आर्टिकल्स ऑन दैट डे इक्वल टू जितने आर्टिकल बने उसको एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इक्वल टू 90, क्योंकि कॉस्ट कितनी आई उस दिन 90, तो ये कितना हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 के 92 जब 180 के करने, 92 जब 180, यहाँ जो नंबर इसका कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं। 92 जब 180 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको सम करके कितना आना चाहिए, सम या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए 3, कितना आना चाहिए 3, ठीक है, हो जाएगा। बताइए कोई 180 के फैक्टर है, माइनस करके 3 भी आना चाहिए। 18 15 जब 180 होता है क्या, शायद 18 15 जब 180 होता है, नहीं 18 15 जब नहीं होता, 12 15 जब होता है, 12 15 जब 180 होता है, होता है, ठीक है। तो 12 15 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है, और 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। बात समझ रहे हैं नहीं? खाली हाँ हाँ तो नहीं कहते हो तुम, आ गया, हाँ कर लोगे, यस मैम, सब कुछ इतना उससे बोलते हो, और जब कॉपी सामने आती पता नहीं क्या ही करते हो। अच्छी तरीके से 10th के बड़े बच्चे हो, तुम्हारी कॉपी सिस्टमैटिक होनी चाहिए। मैंने तुमसे एक बार कहा था किसी दिन जाके क्लास 9th B में शुभम की कॉपी देखना, शुभम सनवाल की, उसका काम करने का तरीका देखना, हैंडराइटिंग देखना, कितना अच्छे से काम करता है, कैसे हो सकता है इतना अच्छा बच्चा। मैंने तो एक दिन उसके पापा से कहा प्रणाम है, पेरेंट्स मीटिंग में आए, इसलिए नहीं कि उनका बेटा काम करने को, पढ़ने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है शुभम, ऐसा नहीं कहेंगे कि शुभम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एवरेज है। उस क्लास में अच्छे बच्चे अगर मतलब जो पढ़ने में सबसे अच्छी पूछा जाए तो वो अनन्या है, शुभम नहीं है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छा नहीं है पढ़ने में, लेकिन उस लड़के का काम करने का ढंग, बात करने का ढंग, एटिकेट्स, टीचर से बात करने का, वो ऐसा बच्चा है, क्लास 8th से मैं उसे पढ़ा रही हूँ, दूसरा साल हो गया, वो कभी टीचर से ऐसे बात नहीं करता। जब वो बात करने आता है ना, जैसे आपसे कुछ पूछना आएगा मैम, जैसे शुभम ये कर लेना, यस
सुबह में ये कर ले। कभी वो टीचर से आंख मिला के बात नहीं करता। इस बात पे मैंने उसके पापा के हाथ जोड़ के उनको बोला आपको धन्य है कि आपने ऐसे संस्कार दिए। वो कभी आई कांटेक्ट करता ही नहीं है टीचर से, ऐसे नहीं बात करता कभी भी नहीं, किसी भी टीचर से। ऐसा नहीं कि मुझे से, और कभी ऐसे बात नहीं करता, ऐसे ही रहेगा उसको से यस मैम। हाँ शुभम रजिस्टर रखाना यस मैम। जब स्पेशली बोलोगे ऊपर देखो तब देखेगा, अदरवाइज वो आई कांटेक्ट करके बात नहीं करता। और कितना पोलाइट है, कितना पोलाइट है, डांट लो मार लो कुछ कह लो, मतलब ये चीज़ें भी तो होती है ना। सिर्फ आपका आप पढ़ने में कितने अच्छे हो ये मैटर नहीं करता। अपने फ्रेंड सर्कल में बोलता होगा, ऐसा नहीं कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी नहीं बोलेगा, बोलता होगा, जोर से भी बोलता होगा, धीरे से भी बोलता होगा, नॉर्मल बात है। लेकिन अपने से बड़ों से, और ऐसे एक लड़का बहुत पहले यहाँ पे 2-3 साल पहले हुआ करता था, हेमंत, स्कूल कैप्टन था, क्लास 12 2 साल पहले कोरोना के टाइम पे वो पास आउट हुआ है यहाँ से। तो मैं उस समय सेकंड शिफ्ट में आई थी, पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट में थी। तो सेकंड शिफ्ट के बच्चे, जबकि जनरली फर्स्ट शिफ्ट के टीचर से बड़ा अंतर रखते हैं कि ये फर्स्ट शिफ्ट के, हालांकि जानते सभी है, पहचानते तो हैं, लेकिन भाई साहब वो बच्चा जितनी बार मिलेगा आपको दिन भर में, मैम प्रणाम, मैम प्रणाम, अरे हेमंत हो गया सुबह से कितनी, उससे उसको कोई मतलब नहीं था कि कितनी बार, जितनी बार मिलेगा, जितने टीचर से मिलेगा, दिन भर पैर ही छूता था, मैम प्रणाम, मैम प्रणाम। इतना पोलाइट लड़का, अच्छा लड़का वो था स्कूल कैप्टन बनने का। तो ऐसे बच्चे हमेशा याद रहते हैं। मैंने उसको पढ़ाया नहीं है, लेकिन उसके अंदर गुण थे ऐसा। उसके बाद कोरोना के टाइम पे उन लोगों ने कोई ग्रुप बनाया था ये ब्लड डोनेशन के लिए, कुछ लड़कों ने मिलके, तो कई लोगों की जिनको ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ी थी, तो उसके लिए भी उसका आया था कि मैम किसी को भी पड़ेगी तो हम लोग अरेंज कर रहे हैं, आप मैसेज करें। तो 1-2 लोगों के लिए मैंने उसको करा भी था। उनका एक ग्रुप था जिसमें मैसेज करना था, अगर किसी को ब्लड ग्रुप चाहिए तो कहता है 1 घंटे के अंदर हम कोशिश करें। तो मतलब बहुत सारी बातें। तो ऐसे अपना एग्जाम्पल ऐसे मत बनाओ कि आपको दुनिया बुरी तरीके से याद करे। पढ़ने में कोई बहुत अच्छा होता है, कोई बहुत खराब होता है। बेटा पढ़ने की तो एक अलग बात होती है, चौक और दो, लेकिन आप अपनी आदतों को सुधारो। नेचर ऑफ द रूट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, इसको लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ द रूट। और बी अटेंटिव, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, जहां पर बुक है बुक में ही लिख लो नेचर ऑफ द रूट, और बुक को बंद कर दीजिए, बुक को बंद कर दीजिए। देखो हमने जो कल फॉर्मूला पढ़ा रूट्स निकालने का, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, मैंने आपको बताया पहले से बहुत सारे मेथड थे, अब इसमें 2 ही मेथड है। तो एक मेथड तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो मिड टर्म स्प्लिटिंग था। मिड टर्म स्प्लिटिंग होता है इसका नाम, अगर किसी को बोलने में समझ में आता हो, मिड टर्म स्प्लिटिंग, यानी मिड टर्म को स्प्लिट करना, तोड़ना। दूसरा मेथड इसमें जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका एक और नाम है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है। ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, तो पहले इसको श्रीधराचार्य का ही फॉर्मूला कहा जाता था, अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। इसका नाम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है। इससे भी हम फैक्टर ही निकालते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखो हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप मिड टर्म को स्प्लिट कर ही पाए, हर क्वेश्चन नहीं हो पाता है मिड टर्म स्प्लिटिंग में। तो कहीं जहां आप फंस रहे हैं, जहां आप एग्जाम दे रहे हैं और आपको जल्दी से ध्यान नहीं आ रहा कि इसके क्या फैक्टर बनाऊं, ठीक है, तो इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए। देखो मिड टर्म स्प्लिटिंग से हर क्वेश्चन सॉल्व हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कई बार हम फंस भी जाते हैं, ऐसे इस तरीके के फैक्टर नहीं बैठते हैं, लेकिन श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से सभी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम चाहें, ठीक है। तो वो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माने जिसकी x की तो वैल्यू निकालते हैं ना, तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2। अब इसमें जो a b c क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, कोफिशिएंट ही है, बताए हैं पहले, ठीक है। ये जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या कहते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसी को चेक करके हम ये पता करते हैं कि इस इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे।
एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं। देखो अभी तक की मैथ्स जो आपने पढ़ी है ना 10th तक की, 10th तो अभी शुरुआत कर रहे हो, अभी तक की मैथ्स में आपको नेगेटिव नंबर का रूट निकालना नहीं सिखाया गया, ठीक है। नेगेटिव नंबर का रूट सिखाया गया है नहीं। अगर रूट के अंदर मैं -14 रख दूं तो इसका रूट -16 रख दूं तो इसका रूट निकालना अभी तक की मैथमेटिक्स में आपको सिखाया नहीं गया। तो यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वहाँ पर रूट एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि उसको सॉल्व करना ही आपको नहीं आता है। तो ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी सॉल्व करने के बाद वो क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो इसकी 3 कंडीशन होती है। देखो जब हम किसी भी चीज़ को सॉल्व करेंगे, कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, ये तो b² - 4ac से निकालने की बात है, अगर जनरल भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में जो आपके पास आंसर बचता है उसमें 3 ही कंडीशन होती है। 3 ही कंडीशन होती है, या तो वो आंसर पॉजिटिव आता है, या वो आंसर 0 आता है, या वो आंसर नेगेटिव। इसके अलावा भी कोई कंडीशन होती है क्या? नहीं। जनरल कैलकुलेशन में भी तो ये होता है ना, लास्ट में एक आंसर जो हमको मिलता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या वो पॉजिटिव होता है, या वो 0 होता है, या वो नेगेटिव। सेम यहाँ जब हम बी का जो भी हमारे इक्वेशन के हिसाब से बी होगा, जो भी हमारे इक्वेशन के हिसाब से ए होगा 4ac है, जो भी हमारे इक्वेशन के हिसाब से सी होगा उसको यहाँ पर रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमें जनरली एक नंबर ही मिलेगा। जो नंबर मिलेगा तो या तो वो पॉजिटिव होगा या वो 0 होगा। इसको कैलकुलेशन करके यहाँ 0 होगा या नेगेटिव। इस केस में तो हम कह देंगे कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। इमेजनरी रूट्स होते हैं, लेकिन इमेजनरी रूट वाला कंसेप्ट अभी आप पढ़ेंगे ही नहीं, वो आगे की क्लासेस में है, तो ये इसका तो मतलब ही नहीं है। अगर पॉजिटिव आएगा तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग। और अगर 0 आएगा तब भी रूट एग्जिस्ट करेंगे, 2 रूट आएंगे और दोनों सेम आएंगे, दोनों क्या आएंगे, सेम। यानी x की 2 वैल्यू आएंगी तो मान लिया दोनों ही 1 1 आएंगी, या दोनों ही 1/2 1/2 आएंगे। और इस केस में दोनों अलग अलग आएंगी, मान लिया एक आई x की वैल्यू +1/2, दूसरी आ गई -1/2, या एक आई 10, दूसरी आ गई 20। तो डिस्टिंक्ट का मतलब है कि दोनों अलग अलग रूट आएंगे। 0 आ जाए इसकी वैल्यू, इसका मतलब है रूट एग्जिस्ट करेंगे पर दोनों सेम रूट आएंगे। इक्वल रूट्स कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, इक्वल रूट। क्या वर्ड होता है, इक्वल रूट। और अगर नेगेटिव आ गया तो फिर तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो किसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम में तो पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि उसके रूट एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते हैं, वरना उसको सॉल्व भी करते रह जाएंगे, वो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फैक्टराइज तभी हो पाती है कोई इक्वेशन जब उसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आ जाइए फिर अगली इक्वेशन, इसको लिखते ऐसे हैं, तीनों कंडीशन को ऐसे लिखते हैं आप, b² - 4ac। पॉजिटिव की जगह आप लिख देते हैं ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तब क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रूट। दूसरा होता है b² - 4ac इक्वल टू 0, तो इसका हो जाता है 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट। और तीसरा होता है b² - 4ac लेस देन 0, जिसका मतलब नेगेटिव होता है, तो इसका नो रियल रूट एग्जिस्ट। जब आप अपनी कॉपी में करेंगे, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में लिखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लिखेंगे, फिर उसमें ABC क्या होते हैं ये लिखेंगे, फिर उसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये लिखेंगे, उसके बाद ये तीनों कंडीशन लिखेंगे। यानी कि पहले आप बेसिक्स लिखेंगे, क्लियर है? बेसिक लिखने के बाद ही आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आ जाइए 4.3, एक्सरसाइज नंबर 4.3। अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन, ध्यान से फटाफट चलते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट का मतलब ही यही है कि आपको यही बताना है कि रियल रूट है, इमेजिनरी रूट है, एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, इक्वल है, डिस्टिंक्ट है ये। तो यानी कि कुल मिला के अगर नेचर ऑफ द रूट बताने को कह रहे हैं तो आपको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5, 2x² - 3x + 5। पहले का है, पहले यहाँ देखो, बुक को बंद कर दो, बुक बस मैंने आपको
निशान लगाने को बोला था जहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखना, और कोई काम नहीं बुक का। ये है, इसमें पहले हम ए बी सी लिखेंगे। ए है 2, बी है -3 और सी है 5। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, वो हो जाएगा b स्क्वायर -4ac। b कितना है -3, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, ये हो जाएगा 9 माइनस 5 टू जा 10, 10 4 जा 40। आंसर कितना है माइनस का 31। नो रियल रूट एग्जिस्ट, इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। समझ में आया? अब पॉजिटिव आता तो हम लिखते 2 डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट, और 0 आता तो लिखते 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट। अब ये कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एग्जिस्ट। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, किस किस कंडीशन में एग्जिस्ट करेंगे, पहली और दूसरी में, ठीक है, तीसरी में तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं। तो अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फिर उनको निकालो। निकालो कैसे? या मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले को यूज करते भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसके एग्जिस्ट करते हो। थर्ड देख लो, सेकंड बताओ। थर्ड अभी तुमने सेकंड निकाल रूट देख के 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। चलो अच्छी बात है, तुम करना उसको, ठीक है। इसमें a क्या है 2, b क्या है -6, c क्या है 3। अब हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, 36 -3 2 जा 6 4 जा 24। कितना आया 12। प्लस का 12 आया, पॉजिटिव नंबर आया, तो हम लिखेंगे b स्क्वायर -4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 आया, तो इसलिए लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। अब ध्यान से देखो यहाँ से आगे की कहानी, 2 डिस्टिंक्ट रूट, ये तो आप कर लेंगे। अब जब एग्जिस्ट अगर करते हैं तो वो कह रहे हैं कि इसको सॉल्व भी करो। अब मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके बता देती हूँ इसको। एक तो मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं हम, 3 2 जा 6, 6 के दो ऐसे टुकड़े ढूंढने हैं, 2 और बीच में से 6 आना चाहिए, -3 और 3 प्लस करके तो होता है, मल्टीप्लाई करके थोड़ी ना 6 आना है। मल्टीप्लाई करके भी 6 आना है और प्लस करके भी 6 आना है। मल्टीप्लाई करके तो 9 आ जाएगा ना। तो समझ गए? मैं आपको क्यों ऐसी ही कंडीशन में आप फंसेंगे, ये नहीं होगा मिड टर्म स्प्लिटिंग। फंस रहे हैं ना, हो रहे हैं इसके फैक्टर, नहीं हो रहे। ऐसे कोई भी 2 नंबर नहीं मिलेंगे जिनको जोड़ के भी 6 आए और जिनको मल्टीप्लाई करके भी 6 आए, नहीं होगा। हो रहा है नहीं। अब इसको करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = -b प्लस माइनस। जितनी बार क्वेश्चन करेंगे इसी से करेंगे और इसको बार बार लिखेंगे भी। ये सारे क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक से ही करना, मिड टर्म स्प्लिटिंग से नहीं करना, क्वाड्रेटिक से, जिससे ये आपको याद हो -4ac/2। अब ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, हमें सहूलियत इसीलिए है कि हमने जब चेक किया था ये निकाल लिया था। तो -b कितना है 6, और इसके आगे से भी माइनस है फॉर्मूले में, तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी -6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac की वैल्यू आप 12 निकाल चुके थे अभी, अपॉन 2 इंटू a कितना है 2 ही है, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, ध्यान से देखना, प्लस माइनस √12। 12 को क्या लिख सकते हैं 2√3, क्या लिख सकते हैं 2√3, पूरा पूरा तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, अपॉन 2। आप इससे 2 रूट कैसे निकलेंगे अपॉन 4। 2 रूट इससे कैसे निकलेंगे, देखो 6 के साथ प्लस माइनस में है 2√3, यानी एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस। तो x = पहले मैं प्लस में लेती हूँ 6 + 2√3/4, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ से हो जाएगा 3 + √3/4, ये 2 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + √3/2। एक तो ये आएगा, और दूसरे में माइनस में लोगे तो यही आएगा सेम, लेकिन क्या आएगा 3 - √3/2। ठीक है, तो ऐसे करके 2 रूट निकालते हैं, एक बार प्लस में लेके एक बार माइनस। ठीक है, हो जाएगा। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी आपको समझ में आ गया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि हर क्वेश्चन को मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना पॉसिबल है। ठीक है, अगला देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ये खुद ही कह रहा है कि इक्वल रूट्स हैं, इसके कैसे रूट्स है, कह रहा है इक्वल रूट्स हैं, और अगर इक्वल रूट्स हैं तो फिर k की वैल्यू निकालो। तो पहले देखो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, यहाँ देखो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, a कितना है 2, b कितना है k,
c कितना है 3, और क्योंकि इसकी इक्वल रूट्स है, ये ऐसा खुद बता रहा है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। तो b कितना है हमारा k स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर उधर चले जाएगा, 4 2 जा 8 3 जा 24, तो 24, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट प्लस माइनस रूट 24। तो 24 को करो, टू रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट 6, ठीक है। तो एक हो गया प्लस का 2 रूट 6 और एक माइनस का 2 रूट 6। के स्क्वायर आ रहा था ना, तो के की 2 वैल्यू आएंगी। ऐसे करके आपको सारे कर लेने हैं। सेकंड वाले में पहले अंदर मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशन बनाना, उसके बाद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। तीसरा क्वेश्चन देखो, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर, अच्छा ये कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है, पूछ रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या ऐसा कोई आम का बगीचा बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ जो है वो उसकी ब्रेथ की क्या हो, डबल हो। यानी ब्रेथ अगर x है तो लेंथ क्या होनी चाहिए 2x, ठीक है। कहाँ गया ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 2x और ब्रेथ कितनी है x, तो 800 क्या ये कह रहा है ऐसा पॉसिबल है, पूछ रहा है, ठीक है। इफ सो अगर पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ बताइए, कह रहा है। पॉसिबल है, कैसे पता चलेगा, इसका हम कंपैरिजन करेंगे। तो a इक्वल टू कितना आएगा 2, b इक्वल टू कितना आएगा 0, c इक्वल टू कितना आएगा कितना आएगा माइनस 800। अब b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है माइनस में, तो इस माइनस से माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 16 4 जा 64 100। तो पॉजिटिव आ रहा है, तो बिल्कुल पॉसिबल होगा, और पॉसिबल होगा तो बताओ कि लेंथ और ब्रेथ कितना है। हालांकि हम यही से निकाल लेते, पर ये भी चेक करना था कि पॉसिबल है या नहीं, इसलिए हमने इतना सब करा, क्योंकि उसका मतलब यही था, करके दिखाओ। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 400, x इक्वल टू प्लस माइनस 20, माइनस में तो लेंगे नहीं प्लस में लेंगे, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 20 और लेंथ कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। अब ये जो हमने पीछे करा उसको अगर हम खाली क्वेश्चन को सॉल्व करते तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं थी, पर उसने पूछा है क्वेश्चन में कि पॉसिबल है या नहीं है। तो पॉसिबल है या नहीं है किससे बताना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट। हमारे पास कोई आधार भी तो होना चाहिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि पॉसिबल है। निकल तो यहाँ से रही थे रूट, लेकिन हमें ये भी बताना था, तो उसका मतलब ये था कहने का कि डिस्क्रिमिनेंट चेक करके बताओ, ठीक है। अगला देखो, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर है तो उनकी प्रेजेंट एजेस बताइए। मैं पढ़ रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ सुनो, ठीक है। इस अपने अंदर ना थोड़ा एनालिसिस वाली भी क्षमता लाओ। क्यों हमारा ध्यान नहीं लगता है कि अगर हम बुक में नहीं देखें, क्वेश्चन तो मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आपको वर्ड्स पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। क्योंकि आगे की पढ़ाई आपकी अब ऐसे ही होनी है। जितनी बड़ी क्लासेस में जाओगे, किसी कोर्स को करने जाओगे, तो वहाँ पर आपको हर चीज़ उतारने का टाइम नहीं दिया जाता। वहाँ क्लासरूम जैसी पढ़ाई थोड़ी होती है कि लो बेटा मैंने क्वेश्चन कर दिया, अब नोट करो, क्वेश्चन कर दिया नोट करो, ऐसा नहीं होता है। हैबिट डालो, ठीक है, चीज़ों को दिमाग में रखने की हैबिट डालो। आफ्टर ऑल जब फाइनल परफॉर्मेंस पेपर में देना होता है तो कौन सा वाला डेटा काम आता है, जो यहाँ होता है। कौन सा डेटा काम आता है, जो यहाँ रखा होता है। जो कॉपी में लिखा वाला डेटा होता है वो काम नहीं आता। तो मेमोरी को फास्ट करो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करो। If the following situation possible, is the following situation possible? If so, determine the present ages. The sum of the age of two friends is 20 years. दो फ्रेंड्स की एज का सम कितना है 20 years. 4 years ago, 4 साल पहले, the product of their ages is in years was 40. देखो ये दो फ्रेंड है, अब
अपनी क्लास के 2 बच्चों के नाम बता दो। एक अक्षर जोशी हो गया और दूसरा इसका दोस्त कौन है? हार्दिक। ये हो गया। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, इनकी एज का सम कितना है? 20। कितना है? 20। तो अगर अक्षर की एज x है तो हार्दिक की 20 माइनस एक्स होगी। होगी कि नहीं होगी भाई? दोनों की मिला के कितनी है? 20। तो अगर एक की 8 है तो दूसरे की 12 होगी। कैसे पता चला आपको? 20 में से आपने 8 को माइनस कर दिया। सेम यहाँ पे है, अगर एक की x है तो दूसरे की कितनी होगी? 20 माइनस एक्स। अब ये कह रहा है कि 4 साल पहले ही बोल रहा है ना, 4 साल पहले अक्षर की एज कितनी होगी? इसमें से 4 माइनस करो। और 4 साल पहले हार्दिक की एज कितनी होगी? इसमें से 4 माइनस करो तो 16 माइनस एक्स होगी। अब इनका प्रोडक्ट जो है वो कह रहा है कि 48 था, तो दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम में जैसे लिखते हैं 48 ही बोला, करो मल्टीप्लाई। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 40। सीधा कर लेते हैं क्वेश्चन को, पहले अच्छे सॉल्व कर लेते हैं। 16x और 4x 20x हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं, और ये इक्वल्स टू 48 प्लस 64 कितना हुआ ये? हाँ, 112। अभी क्वेश्चन को सीधा कर लेती हूँ मैं, इधर करके एक्स स्क्वायर माइनस 20x 122। ठीक है, कौन कह रहा है 122? ठीक है। अब आपको बताना है कि ये बताना है कि जो इसने सिचुएशन फॉर्म की है ऐसा होना पॉसिबल है या नहीं है। तो क्या चेक करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। क्या चेक करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ से a कितना है? 1, b कितना है? -20 और c कितना है? 112। तो चेक करिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मैंने -20 का स्क्वायर -4, a है 1, c कितना है? 112। तो ये कितना हो जाएगा? 400 माइनस ये कितना होगा? नेगेटिव आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। ये जो इसने कहानी अपने मन से बनाई, ये कहानी होना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। ये कह रहा है अगर पॉसिबल है तो सॉल्व कर दो, और अगर पॉसिबल नहीं है तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दी चैप्टर और एक्सरसाइज। देखो अगले में तो अगला खत्म हो जाएगा, अगले पीरियड में तो अगला खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, वो चैप्टर बड़ा है। ठीक है, एपी है, नया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा आपको पढ़ने के लिए। अगला देखो, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन। अभी मैंने इस पीरियड में पहला पीरियड तो बातों में ही निकाला है, नहीं तो अभी हो जाती है एक एक्सरसाइज उसकी। पहला पीरियड यानी एक पीरियड तो गप्पे मारने में निकाला हमने। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया दिस, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसा हम रेक्टेंगुलर पार्क बना दें जिसका पेरीमीटर कितना हो 80, ठीक है, और जिसका एरिया कितना हो 400। यहाँ ध्यान से सुनो, यही क्वेश्चन इसमें सबसे बवाली क्वेश्चन है, ये और इससे ऊपर वाला। ठीक है, ये कह रहा है ऐसा पॉसिबल है क्या, कैसे पता लगाएंगे? लेंथ ब्रेथ कुछ तो पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 × L + B होता है ना। तो ये हो गया आपका 80, तो यानी लेंथ प्लस ब्रेथ का ये 2 इसके नीचे जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर लेंथ को ब्रेथ को x मान ले, अगर ब्रेथ को क्या मान ले? x मान ले, या लेंथ को x मान लो, किसी को भी मान लो, इसको x मान लो, तो ब्रेथ, चलो ब्रेथ को ही मान लो यार, लिख दिया। ब्रेथ को x मान लिया तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 40 - x। पिछले में इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में जो वो बात डायरेक्ट बताता था कि इनका सम इतना है, इनका डिफरेंस, यहाँ उसने डायरेक्ट नहीं बताया, उसने एक पेज उसमें और लगा दिया कि अब यहाँ तक तो तुम खुद पहुँचो। ठीक है, वहाँ तो डायरेक्ट कह देता था ना इनका सम इतना है, तो आप कह देते थे एक इतना है तो दूसरा इतना माइनस इतना। यहाँ उसने पैरीमीटर बोल दिया। तो हमारी बुद्धि में होना चाहिए कि पैरीमीटर में क्लास 4th और 5th में पढ़ा है, तो पैरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है, तो दोनों का सम इससे ये आ जाएगा। फिर सपोज करेंगे कि लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x, देन लेंथ इक्वल्स टू इतना। अब क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन ही एरिया होता है, तो हम लिख देंगे x × 40 - x इक्वल्स टू 400। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 40x - x² इक्वल्स टू 400। सीधा कर लेते हैं इसको उधर ले जाके, x² - 40x
प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ए बी सी अब चेक करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं। ए कितना है 1, बी कितना है -40, सी कितना है 400। बी स्क्वायर माइनस 4 है, बी स्क्वायर माने -40 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी, कहाँ कितना आएगा 1600, ये भी 1600 ही आएगा, है ना। 0 पॉसिबल है, पॉसिबल है। 0 आए तब भी पॉसिबल है क्योंकि दोनों एक से आएंगे, ठीक है। और अलग अलग आए तो लेकिन एक से आए तो उसमें लेंथ और ब्रेथ सेम आ जाएगी मेरे ख्याल से। नहीं एक से आएंगे, देख लेना क्या आएगा। एक से आएंगे, अलग अलग आएंगे, जैसे भी आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म, टाइम अभी बचा है कितने 5 कितने बजे होता है 50। 5 मिनट है, देखो 5 मिनट में थोड़ा सा